नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि जिस भी चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हम लोगों को थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा सोशल मीडिया के एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की। थोड़ा बहुत तो इस ट्रेंड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें कुछ अवांछनीय लोग सोशल मीडिया पर मैसेजेस करके या ट्रोलिंग करके जो सिविल सोसाइटी है उसकी आवाज़ दबाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेस इतना आसान है, तो आज की तारीख में ज्योग्राफी का कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं भी किसी भी देश में बैठकर किसी भी व्यक्ति को जो कहीं बाहर रहता है उसको ट्रोल कर सकते हैं। अगस्त के महीने में भारत और पाकिस्तान का T20 ओपनिंग मैच हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था। ये अगस्त के महीने की बात है। उस मैच के बाद लेस्टर, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक छोटा सा शहर है, वहां पर हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो गए और ये सितंबर के मध्य तक ये चलते रहे। ये इंसिडेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये झगड़े होते रहते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन झगड़ों को बाहर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लेस्टर लंदन से उत्तर की ओर करीब 2 घंटे की दूरी पर है। ये शहर बर्मिंघम के भी पास है, जहां पर भारतीय और पाकिस्तानी मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। ये लोग 1960 से वहां पर रह रहे हैं। लेस्टर की जनसंख्या 2011 से 2021 के दशक में लगभग 11.8% से बढ़ी है। ये इंग्लैंड की औसत जनसंख्या बढ़ने की दर से लगभग दुगनी है। इंग्लैंड की जनसंख्या उसी दौरान 6.6% से बढ़ी थी। अब इस मैप में जो आप डार्क ऑरेंज एरियाज देख रहे हैं, ये ब्रिटिश मिडलैंड्स का एरिया है। यहाँ पे जनसंख्या पिछले 10 सालों में इंग्लैंड की औसत दर से ज़्यादा बढ़ी है। इस जनसंख्या बढ़ोतरी का मुख्य कारण माइग्रेशन है। काफ़ी तादाद में बाहरी लोग इस इलाके में आकर बस रहे हैं। ये ग्राफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से है और ग्रेटर लेस्टर एरिया की पॉपुलेशन दिखाता है, यानी कि लेस्टर और उसके आसपास के इलाकों की। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो सन 2000 के बाद यहाँ पर एक तेजी आई है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी है। आज इस एरिया की जनसंख्या 5,61,000 के करीब है और ऐसा अनुमान है कि ये आगे भी एक तेज गति से बढ़ती जाएगी। अगर आप लेस्टर की पॉपुलेशन को रिलीजन के हिसाब से देखें तो 32.4% क्रिश्चियंस हैं, दूसरे स्थान पर मुस्लिम्स हैं 18.6 और तीसरे स्थान पर हिंदूज हैं 15.2। लेकिन ये साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी अन्य रिलीजन बहुत कम प्रतिशत में है। सिक्स 4.4%, बुद्धिस्ट 0.4%, ज्यूज 0.1% और वहाँ पर 22.8% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका कोई भी रिलीजन नहीं है। तो लेस्टर की जनसंख्या एक मल्टीकल्चरल मल्टी रेशियल कम्युनिटी है। बहुत सालों से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि लेस्टर के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, जब तक ये अगस्त की घटना नहीं हुई थी। और दूसरा, ये वहाँ पर हिंदू इतनी तेज गति से क्यों बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। विकिपीडिया से ये टेबल मैंने लिया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि लेस्टर में कौन सी भाषाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। पहले स्थान पर है इंग्लिश, जो 72.4% लोग बोलते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर देखिए, एक सरप्राइज है। दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रचलित गुजराती है, जो 11.5% लोग बोलते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि भारत के किस इलाके से ज़्यादा लोग लेस्टर पहले गए थे और अभी भी जा रहे हैं।
जैसा कि आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू में देखा, 2010 के बाद वहाँ पर लोगों का माइग्रेट करने में एक तेजी आ गई। उसका कारण था कि ब्रिटेन में ब्रेग्जिट आने वाला था और जो भी बाहर के देशों से वहाँ पहुँच सकते थे यूरोपियन पासपोर्ट पर, वो वहाँ जाने लगे। उसमें एक कम्युनिटी थी जो भारत से भी वहाँ जाने लगी। ये लोग थे भारत की यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव से। जो भी वहाँ पर जो रेजिडेंट्स थे वो पुर्तगाली पासपोर्ट हासिल जो लोग कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो पुर्तगाल नहीं गए, वो पहुँच गए लेस्टर, क्योंकि वहाँ पर उनके या तो वहाँ रिश्तेदार होंगे या उस समय ब्रिटेन ओपन था, क्योंकि कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट लेकर वहाँ पर रह सकता था और काम कर सकता था। और इस तरह से भारत से गुजराती बोलने वाले लोग लेस्टर पहुंच गए। न्यूज़ 18 में संजय सूरी का एक आर्टिकल छपा है कि 2010 के बाद ये नए माइग्रेंट्स वहां पर पहुंचने लगे जो दामन एंड दीव से आ रहे थे, और ये यंग जनरेशन जो थी वो उतनी शांति प्रिय नहीं थी जितना कि उनकी पुरानी पीढ़ियां थी। और इसी आर्टिकल में संजय सूरी कहते हैं कि ये जो यंग हिंदू लोग गए हैं 2014 के बाद, वो नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व से इन्फ्लुएंस्ड है। ये वो बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें लोकल मुस्लिम्स के खिलाफ खड़े होना है, उनके एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देना है। तो ये जो यंग एग्रेसिव हिंदूज वहां पहुंचे हैं, ऐसा वहां पहले कभी देखा नहीं गया। तो लेस्टर में अगस्त सितंबर के झगड़ों के बाद वहां जो लोकल प्रेस थी उसमें एंटी इंडिया हेडलाइंस की भरमार हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेस्टर की टेंशन की जड़ें हिंदुस्तान में है। स्क्रॉल डॉट इन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो टेंशन है लेस्टर में, वो हिंदुस्तान से फेक न्यूज़ उसको बढ़ावा दे रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जो बाहरी देशों की कम्युनल वायलेंस है वो अब फैलकर लेस्टर पहुंच गई है, और बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों इस वक्त डरे हुए हैं। तो यूके की प्रेस में एक ऐसा नैरेटिव बनने लगा कि लेस्टर की जो वायलेंस हुई है वो उन लोगों की वजह से हुई है जो वहाँ पर हाल ही में माइग्रेट किए हैं और जो कि भारत में हिंदुस्तान के हिंदुत्व और आरएसएस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। अब इस तरह का नैरेटिव और परसेप्शन तो हम लोगों को हिंदुस्तान में बिल्कुल ही मान्य नहीं था। खासकर एक तो वो हिंदुस्तान की इमेज बिगाड़ रहा था, और ऊपर से हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी की पर्सनल इमेज को भी बिगाड़ रहा था। साथ में आरएसएस को भी ड्रैग कर लिया गया था। अब इस नैरेटिव का एक काउंटर नैरेटिव बनाना बहुत ही जरूरी था, लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वो जब भी देश के बाहर कोई नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव बनाती है तो आधा अधूरा काम ही करती है, क्योंकि जो लोग इसको ड्राइव करते हैं शायद उन्हें हमारे देश के बाहर की बिल्कुल समझ नहीं है। वो जैसे देश में ऑपरेट करते हैं वैसे ही वो सोचते हैं कि बाहर के देशों में भी काम चल जाएगा, और अक्सर ये बात उन पर उल्टी पड़ जाती है। पहला गलत स्टेप भारत सरकार की तरफ से था 19 सितंबर को हमारे लंदन में जो हाई कमिश्नर हैं उनकी तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना। इस प्रेस विज्ञप्ति में इस घटना की कड़ी निंदा की गई और ये बोला गया कि जो भी हिंदुओं के जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है, और इस वजह से यूके अथॉरिटीज को जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। साथ में ये भी मांग की गई कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। अब ऐसी विज्ञप्ति हाई कमिश्नर ने अपने आप तो दी नहीं होगी, इस पर जरूर भारत सरकार से विचार विमर्श हुआ होगा और उन्हीं के कहने पर ये प्रेस रिलीज दिया गया। अब जो घटना एक लोकल यूके में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी उसको भारत ने इंटरनेशनल इशू बना दिया, और ये घटना शायद इतनी बड़ी भी नहीं थी। कुल मिलाकर एक पुलिसकर्मी ही शायद घायल हुआ था, और यूके गवर्नमेंट पूरी तरह सक्षम है इसको रिजॉल्व करने में। अब मैं इसी घटना का एक दूसरा पहलू पेश करूंगा।
नवंबर 6 के आसपास एक ब्रिटिश महिला जिनका नाम शार्लेट लिटिलवुड है, वो हमारी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर आकर इंटरव्यू देने लगी। कौन है ये शार्लेट लिटिलवुड, जो कि ब्रिटेन में बैठकर हिंदुस्तान में हिंदुत्व ब्रिगेड और आरएसएस को क्लीन चिट्स दे रही हैं। उनके ये इंटरव्यूज आप बड़ी आसानी से यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं। उनके ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वो एक रिसर्च स्टूडेंट है हेनरी जैक्सन सोसाइटी में। वो कहती हैं वो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं बीटीवी सीआईसी की। ये इंफॉर्मेशन मेरे को नेट पर इस बारे में कहीं नहीं मिली है। और वो यूके गवर्नमेंट के साथ पहले उग्रवाद के खिलाफ काम कर चुकी हैं। शार्लेट लिटिलवुड का प्रोफाइल अगर आप आगे पढ़ें तो उससे पता चलता है ये पीएचडी कैंडिडेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर में, और इनका सब्जेक्ट है अरब एंड इस्लामिक स्टडीज। उनका रिसर्च का फोकस है मुस्लिम कम्युनिटी में अल्पसंख्यक, यानी कि वो उन काम कर रही हैं अहमदिया मुस्लिम्स के ऊपर और किस तरह से वो यूके में परसिक्यूट हो रहे हैं। अब ये प्रोफाइल कहीं ये नहीं दिखाता है कि वो एक्सपर्ट है भारतीय पॉलिटिक्स में या हिंदुत्व में या आरएसएस के ऊपर। इनका लिंक्डइन पर भी अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। अब आप सोचिए कि पहले कभी क्या ऐसा हुआ है कि एक फॉरेन रिसर्च स्कॉलर जो कि बाहरी देश में बैठा है या बैठी है और वो भारत सरकार के लिए एक काउंटर नरेटिव बनाते हैं और फिर वो भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर आकर इंटरव्यू देते हैं, जबकि उनकी एक्सपर्टीज इस विषय में है ही नहीं और शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये जो भी ड्राइव कर रहा है वो व्यक्ति या वो ग्रुप, वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है और वो एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अ पुअर शो, इनको कोई प्रोमिनेंट एमिनेंट व्यक्ति नहीं मिला पूरे दुनिया में जो उनके बारे में ये नैरेटिव बना सकता था या बोल सकता था। उनको रहकर एक रिसर्च स्कॉलर ही मिली थी। शार्लेट लिटिलवुड की एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 3 नवंबर 2022 को, जिसका टाइटल था हिंदू मुस्लिम जो अनरेस्ट लेस्टर में हुआ है उसमें जो हिंदुत्व के बारे में बोला जा रहा है वो एक गलत नैरेटिव है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एक जर्नल में जिसका नाम है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। अब हेनरी जैक्सन सोसाइटी शायद पश्चिमी देशों में जानी मानी होगी, लेकिन भारत में शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो और हमारी न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल ही नहीं जानती होंगी। लेकिन फिर भी वो मॉनिटर कर रहे थे इस जर्नल को और जब वहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर ने एक पेपर छापा तो उसको बुलाकर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल साफ बात है कि ये इंटरव्यू भी किसी के कहने पर ही यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किए गए हैं। जल्दी से हेनरी जैक्सन सोसाइटी के बारे में कुछ बता दूं। ये एक अमेरिकन सेनेटर थे हेनरी एम जैक्सन, उनके नाम पर ये सोसाइटी बनी है। हेनरी एम जैक्सन के बारे में आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में समझ सकते हैं। ये सोसाइटी जानी जाती है इस्लामिक और फार राइट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काम करने में और उसी बारे में ये लोग रिपोर्ट्स छापते रहते हैं। इस सोसाइटी में 6 लोग ही मेंबर हैं और इनकी फंडिंग तरह तरह से आती है। कभी कभी सरकारें भी इनको फंड करती हैं रिसर्च करने के लिए और रिपोर्ट्स छापने के लिए। ये अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोजेक्ट्स में बांटते हैं और इसमें से 2-3 बड़े ख़ास प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो इनका सेंटर ऑन रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म है, जिसके ऊपर ये काफ़ी काम करते हैं। क्रिमिनल जो डार्क नेट या इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके ऊपर। दूसरा है स्टूडेंट्स राइट, ये 2009 में बनी थी और ये उन स्टूडेंट्स पर फोकस करती है जो कैंपस पर अभी पढ़ रहे होते हैं। और तीसरा है सेंटर फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क, ये 2018 में बना था और यहाँ पे ये लोग जो गवर्नमेंट को थ्रेट्स आती हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को, उसके ऊपर ये काफ़ी काम करते हैं।
जब मैं इस एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहा था तो ट्विटर पर एक व्यक्ति जिसका नाम सनी हुंडाल है, ये जर्नलिस्ट हैं और पहले ये इंडिपेंडेंट, गार्डियन और हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। मैंने पाया कि इनका व्यू पॉइंट थोड़ा बैलेंस था और ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर लेस्टर में क्या हुआ। और जब ये वो इंसिडेंट का डेटा एनालाइज कर रहे थे, उस समय इन्होंने 22 सितंबर को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक थ्रेड को रेफर किया था कि किस तरह से इंडिया से जो बॉट्स हैं या ट्रोल्स हैं वो किस तरह से इस इंसिडेंट को हवा दे रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश जब शार्लेट लिटिलवुड की रिपोर्ट आई, उसके बाद से ये थ्रेड ट्विटर ने वहां से निकाल दिए। मैंने ये थ्रेड को इससे पहले कॉपी कर लिया था और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से 5-6 लाख उस रात को यहाँ से ट्वीट जाने लगे थे जिसमें हैशटैग था हिंदूज अंडर थ्रेट। अब मैं आपको वो डेटा दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ट्विटर ने वो थ्रेड निकाल दिया है और मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति ने ये थ्रेड बनाया था वो खुद इस इंसिडेंट में एक इन्वॉल्व था, तो कहाँ तक ये सच है या ये ऑथेंटिक डेटा है, इस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। जब भी ऐसी घटना होती है तो सच कहीं पर छुप जाता है। वो तब तक नहीं पता चलता जब तक कि सरकार एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी न करे और वो रिपोर्ट पब्लिश ना हो। पीटर सॉल्सबी जो लेस्टर के मेयर हैं, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। 26 अक्टूबर को उन्होंने ये अनाउंस किया कि डॉक्टर क्रिस एलन इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लेकिन डॉक्टर क्रिस एलन की नियुक्ति वहाँ के हिंदू ग्रुप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑफ इंडिया जो कि भारत से पब्लिश होता है, उसमें ऐसी खबर आने लगी कि डॉक्टर क्रिस एलन एंटी हिंदू हैं। डॉक्टर क्रिस एलन को और पीटर सॉल्सबी को सोशल मीडिया पर टारगेट करना शुरू कर दिया गया और इस वजह से परेशान होकर डॉक्टर क्रिस एलन ने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया 9 नवंबर को और ये इंक्वायरी फिलहाल रुकी हुई है। डॉक्टर क्रिस एलन के बारे में आप यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। ये पिछले 20 सालों से हेट एक्सट्रीमिज्म पर रिसर्च कर रहे हैं और ख़ास करके वो इस्लामोफोबिया पर काम करते हैं। और उनका रिसर्च वर्क अगर इस्लामोफोबिया पर है तो ये तो हमारे हिंदू ग्रुप्स को बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि 60-70 हज़ार हिंदू जो कि वहाँ पे पिछले 40-50 सालों से पीसफुली रह रहे हैं, वो एकदम से उस सोसाइटी में ये बदलाव कैसे आया। जैसा आपने देखा, कुछ वहाँ पर लोकल लोग पहुँचे और कुछ सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।